देखो भाई, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं, यू नो दिस, सो नो नीड। देन दिस, you know this, then you know this, then you know this, you know this, and you know this, you know this. Okay, you know what are co-prime numbers? जैसे 15 और 22, इनका HCF बनाता है, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हो, ये तुम्हें पता ही है, ये और ये। ओके, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मान लो n, तो n+1 आर ऑलवेज को प्राइम। ऑब्वियस ही बात है, मान लो n इवन है तो ये ऑड होगा, या फिर अगर n ऑड है तो ये इवन होगा, तो HCF 1 ही आएगा ना भाई। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो देखो 24 और 27 का भी एक इवन है एक ऑड है, पर HCF 3 आता है, तो को प्राइम नहीं है, पर कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, ठीक है। अब चल, तुम्हें किसने कहा कि भाई प्रूव करो कि n और n+1 हमेशा को प्राइम होंगे, तो मैंने क्या सोचा कि मान लो को प्राइम नहीं है तो इनका HCF क्या आता, k आता ग्रेटर दैन 1, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि HCF कुछ ग्रेटर दैन 1 आता है इंटीजर, तभी तो को प्राइम नहीं हुआ ना। इसका मतलब कि n/k करने पर मान लो कोई एक इंटीजर आ रहा है z1, तो n+1/k करने पर भी डिविजिबल होना चाहिए, तो कोई इंटीजर z2 आ रहा है, ठीक है। इसको तोड़ के n/k + 1/k कर सकते हो ना, और n/k तो z1 है, तो 1/k को तुम z2 - z1 कह सकते हो। 1/k एक इंटीजर आ गया, ये इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही होगा ना, पर क्योंकि हमने k को तो 1 से बड़ा कहा था, तो 1 से बड़ी कोई संख्या है, वो भी k इंटीजर है ना, तो 1/ कुछ बड़ा इंटीजर तो कभी इंटीजर हो नहीं सकता। या फिर इसको ऐसे देख लो कि यहाँ से सॉल्व किया तो k आ गया 1/z, जबकि k तो इंटीजर था, तो पॉसिबल ही नहीं ना भाई, तो ये प्रूव हो गया। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव, छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो दिमाग खुलेगा। अच्छा, रैशनल नंबर पता ही है कि P/Q, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर होते हैं एंड Q इज़ नॉट 0 होता है, ठीक है। किसने तुमसे कहा कि भाई फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो फ्रैक्शंस होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, इवन 1 भी एक फ्रैक्शन है, 1/1, 1/3 है ना। √3/2 ये नहीं है फ्रैक्शन, ये तो इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा, एक और चीज़, रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है? रैशनल को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका डेसिमल फॉर्म जो होता है ना, वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि जैसे 1/2 है तो क्या 0.5 है, यानी कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर हो, या नॉन टर्मिनेटिंग होता है पर रेकरिंग होगा, ओके। जैसे 1/3 है तो ये क्या आता है 0.333 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसको ही हम 0.3 बार लिख देते हैं, जो डिजिट या जो सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा देते हैं, दिस मीन्स ये चीज़, ओके। अब किसने, अच्छा, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका कि ना तो फाइनाइट होता है डेसिमल के बाद, ना ही रेकरिंग होता है, यानी कि उनका कुछ ऐसा है, जैसे पाई है, ठीक है, 3, ये क्या होता है 3.14 एंड कुछ कुछ होता है पर रेकरिंग नहीं होता। अब किसने मेरे से कहा कि बताओ भाई 0.333 एंड सो ऑन, इसको तुम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो, तो सिंपल सी बात है
मैंने कहा x मानो 0.333 एंड सो ऑन। अब 10x मानो 3.333। मानना ऐसे है कि माइनस करने पे डेसिमल के बाद वाला सब कुछ कैंसिल हो जाए। दिस इम्प्लाइज 9x बराबर, इसमें से इसको माइनस की तो कितना आया, 3 आया ना। x इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह 0.999 अप टू इन्फिनिटी है, तो ये ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, क्योंकि रिपीट होता ही जा रहा है ना। वैसे भी करके देखोगे तो 1 ही आएगा इस तरीके से। अच्छा देखो, टाइम बचाने के लिए मैंने इसे जीपी से भी कर दिया, राइट। तो ये अपना देख लेना, बाकी सीक्वेंस सीरीज़ में और क्लियर होता है। और क्लियर क्या भाई, ये पता ही नहीं है ना फॉर्मूला इन्फिनिटी तक का सम जीपी का। एक और करेक्शन करना कि जैसे मैंने कहा था 1/1, 2/2, ये सारे फ्रैक्शंस कहे जा सकते हैं, पर लोग नहीं कहते, पता नहीं क्यों। क्योंकि लोगों का मानना है कि फ्रैक्शन मस्ट बी, है ना, कि भाई, या फिर मान लो 3/1 है, ठीक है। ये फ्रैक्शन तो ध्यान से सुनना, ठीक है। 1/1, 2/2, 3/3 ये सारे फ्रैक्शंस नहीं है, पर 2/1, 3/1 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और ये कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, ये 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए। जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ओके। ये बात ध्यान रखो। Now that's an example which you should try by your own, then see the solution. So let's solve it, okay. x बराबर 2.1, 2 1 and so on. Let's say 10x. We are at 21.2122 and so on, okay. तो यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये डेसिमल ख़त्म नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ 1 के आगे 2 या 2 के आगे 1 तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, और ऐसा ही इन्फिनिट टाइम्स हो गया, राइट। तो हम बता नहीं पाएंगे कि एक्चुअली डेसिमल के बाद क्या है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया, 100x से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल फिर से यहाँ है, तो ये क्या बन जाएगा, 212.12121 एंड सो ऑन। अब जब तुम माइनस करोगे, ये पार्ट तो ख़त्म हो गया, यार तो यहाँ से x निकाल लो। Now this is another question which you should try first, maybe for 5 minutes and then see the solution. अब देखो सॉल्यूशन ये है ना इसका कि a और b निकालना है, ठीक है, और इक्वेशन एक ही है, तो सॉल्व तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन खोजनी पड़ेगी कुछ और। तो पता चला a और b दोनों इंटीजर है, तो हमने कहा कि सबसे पहले इसे एक्सपेंड करो, और तो मैंने कहा कि पहले a बराबर कुछ आ गया, ठीक है। तो हमने कहा कि a और b दोनों इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा, और ये ऊपर वाली चीज़ भी इंटीजर होगी, है ना। तो ये देखो
ये हो गया इंटीजर, ये भी हो गया इंटीजर। और एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो ये क्या हो सकता है? किसी इंटीजर को √3 से डिवाइड करोगे, या ऐसा भी लिख सकते हो √3z1 बराबर, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रैशनल, नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब z1 और z2 ज़ीरो हो जाए। विच इम्प्लाइज a माइनस 2b बराबर 0 एंड b² माइनस 4 बराबर 0। b क्या आ गया? +-2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग a क्या आ जाएगा? +-4। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बन गए a, b के? 4, 2 हो सकता है, या फिर -4, -2। काम ही ख़त्म। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे ना कि √3z1 बराबर z2 आ रहा है, तो √3 बराबर z2 अपॉन z1। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर और ये हो गया इरेशनल नंबर। तो अब √3 रैशनल नहीं तो पता है ना, प्रूव कर चुके हो और 10th क्लास में या 9th में, तो उसकी ज़रूरत। ये सवाल भी तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए पहले, फिर सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है ना कि रुको एक काम करता हूँ, पता है क्या, यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ऐड पेज, फाइन, ओके। इसका सॉल्यूशन ये है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो x y नेचुरल नंबर, चलो ठीक है, एक बार y को इसके साथ ले आके देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। तो xy माइनस y -4 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लिया तो काश यहाँ पर भी x-1 का फैक्टर आता, तो कॉमन लेकर फैक्टर वेक्टर बना देता है। तो मैंने कहा चलो अभी तो नहीं आ रहा, पर ज़बरदस्ती अगर मैं फैक्टर बनाऊँ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो कोई दिक्कत, कांस्टेंट ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लो तुम ऐसा बनाना चाहते, ठीक है, तो ये दोनों मिलके 2 हो ही गया है ना, तो यहाँ -4 की जगह -6 करना होगा। इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा। तो अब इसमें से x-1 बाहर निकाला है ना, या फिर उसको तुम बराबर 6 लिख दो, ठीक है, और y-2। अब देखो x और y तो नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो सकता है? तो देखो x की मिनिमम वैल्यू क्या है? x की मिनिमम वैल्यू है 1, तो 1 - 1 मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मिनिमम बराबर 0। इसी तरह y भी नेचुरल नंबर है, तो मिनिमम 1 हो सकता है, तो 1 - 2 -1, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। पर जो भी होगा एक इंटीजर ही होगा ना, ये भी एक इंटीजर ही होगा। अब मान लो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 6 है, तो वो इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? 6 के फैक्टर हो सकते हैं, तो 1 × 6 भी हो सकता है, या 2 × 3 भी हो सकता है, या फिर -1 × -6 भी हो सकता है, -2 × -3 भी हो सकता है ना। या फिर ये भी तो हो सकता है 6 × 1, 3 × 2,
-6 इंटू -1 -3 इंटू -2। अच्छा, मिनिमम वैल्यू निकाल लिया ना, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें अब Z1 और Z2 को सब कुछ रख के चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, तो ये वाला तो आ ही नहीं सकता, ये वाला भी नहीं आ सकता और ये वाला भी नहीं आ सकता। इसमें देखो -1 तो ठीक है, Z2 हो सकता है, पर -6 Z1 नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। तो ये 4 केस तो ऐसे ही कट गए। अब बच्चे ये 4 केसेस, तो इन्हें रख के चेक करना होगा। जैसे तुमने x-1 को 1 रख दिया, तो यहाँ से x कितना है 2, नेचुरल नंबर है तो एक्सेप्टेबल है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y-2 को 6 रखा, तो y कितना आया 8, तो एक ऑर्डर्ड पेयर तुम्हें मिल गया 2,8। इसी तरह एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से करें, तो टोटल 4 तुम्हें x, y मिल गए, है ना। 4 तुम्हें x, y मिल गए। ध्यान से समझना, हमने ज़बरदस्ती फैक्टराइज किया, इसको 2 बार देखना या 3 बार, ऐसे ये एक मेथड हो गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ चीज़। x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। अब देखो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो 2x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2, तो 2x - 3 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लिटरली 2 - 3 -1 होगी। इसी तरह मतलब ये तो मैंने तुम्हें बताया है, बस तो 1 सेकंड में देख सकते हो। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मान लो y1 का 0। अब इसको तुम Z1 मान लो, कोई इंटीजर ही है ना, और इसको Z2 मान लो, तो हमने कहा Z1 इंटू Z2 6 है, तो अगेन वही चीज़ है, 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3 या 6 इंटू 1 या 3 इंटू 2। -1 इंटू -6 आएगा नहीं, -6 इंटू -1 ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू से कम हो गया ना। -2 इंटू -3 भी नहीं आ सकता, -3 इंटू -2 भी नहीं आ सकता, इन्हीं चारों में से आएगा, है ना। फिर हमने कहा कि मान लो Z1 है 1 और Z2 है 6, तो 2x - 3 को कहा 1, तो x कितना आ गया 3 + 1 4/2 2, ओके। और y - 1 को कहा 6, तो y कितना आ गया 7। x और y दोनों नेचुरल नंबर है, तो हाँ एक्सेप्टेबल है, तो एक ऑर्डर पे 2,7 बन गया, ओके ठीक है जी। अभी हटाओ, मान लो 6 और 1 रखा जाता, ठीक है, तो मैं कहता 2x - 3 बराबर 6, x कितना आ गया 9/2, पर ये तो नेचुरल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा केस ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि x, y में x, y दोनों नेचुरल होने चाहिए, पर यहाँ तो x ही नेचुरल नहीं था, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। फिर क्या 2 इंटू 3 हो सकता है, Z1 2 और Z2 3, 2x - 3 बराबर 2, x कितना आ गया 5/2, अगेन नॉट पॉसिबल, ये केस भी रिजेक्ट होगा। क्या Z1 3 हो सकता है, मैं कहा
2x माइनस 3 बराबर 3, x बराबर 3। यस, क्या Z2 2 हो सकता है? तो y माइनस 1 बराबर 2, y बराबर 3। ओके, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया 3,3। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया आपका ये लाल वाले से, और एक इससे आ गया है ना, तो काम ही ख़त्म हो गया, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ये प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर से अलग कुछ नहीं करना होता। ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आ रहा है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें, जैसे मान लो यही चीज़ थी, ठीक है, मान लो 2x माइनस 3 था, y माइनस 1 बराबर 6। तो इसमें ना x कॉमा वाई इंटीजर्स आ गए, ठीक। तब तो भाई इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिट होगी, इसकी भी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो खैर दोनों के पिछले बारे में भी इन्फिनिट हो रही थी। तो यहाँ पे ये भी ऑल रियल हो सकता है, मतलब ये भी ऑल रियल हो सकता है ना। मतलब Z1 इंटू Z2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई जैसे 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, -1 इंटू -6 भी चल सकता है, -1 भी चल सकता है, ये भी चल सकता है और ये भी चल सकता है, मतलब कुछ भी चल सकता है। तो हमें ये आठों रख के चेक करना पड़ेगा कि किस केस में x और y दोनों इंटीजर आए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं 8 ऑर्डर पेयर बने, उससे कम भी बन सकता है। तो इस तरह चेक करना, मतलब अब देखो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, ज़बरदस्ती फैक्टराइज करने के लिए प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो तुम ऐसा कुछ लिख लो, ठीक है, उसके बाद इसको खोल दो, तो कितना आ रहा है 2xy माइनस 2x माइनस 3y बराबर 3। अभी ये ऐसा लिखो -3 बराबर 0, ये चलो बराबर 3 कुछ भी लिखता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मान लो तुम इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो x कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2x कॉमन आ गया, तो क्या आया y माइनस 1, ठीक है। 3y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। फिर -3 लिया तो y प्लस 1 आ रहा है, पर मेरे को तो y माइनस 1 चाहिए था, तो कर दो। उसके बाद ये आ रहा है +3, ठीक है। तो मेरे को तो -3 चाहिए ना, तो मेरे को -6 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये पूरी चीज़ मिलके इतनी बन जाए, ओके। अब क्या आया 2x y माइनस 1 माइनस 3 y माइनस 1 बराबर 6। तो क्या आया 2x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 बराबर 6। तो तुम कुछ भी लिखो ऐसे, है ना, उसके बाद ज़बरदस्ती फैक्टराइज करने की कोशिश करो और चेक करो वही आ रहा है या नहीं। तो ये प्रैक्टिस के लिए हो। देखो ऐसे सवालों में लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कितने इंटीजर्स हैं यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले तो बोथ इंक्लूसिव, यानी कि तुम्हें -200 500 क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं, यानी कि सारे इंटीजर्स इंक्लूडिंग दीज टू। ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, फर्स्ट आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज अगर लिखा रहता इधर 3 और 5, ओके, तो देखो इस तरह की लैंग्वेज मिल सकती है। तो एक तो इधर 3 और 5, तो इसका मतलब या तो 3 या 5, दोनों से ऐसा नंबर नहीं चलेगा, यानी कि या तो सिर्फ 3 से डिविजिबल हो या सिर्फ 5 से, जैसे 9 ओनली 3 से डिविजिबल है,
या 21 ओनली 3 से डिविजिबल है, या अब 15 लोगे तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर्स नहीं चलेंगे। तो ये केस अपना होगा ईदर ऑफ 3 एंड 5। इसका मतलब होता है ईदर ऑफ टू थिंग्स, मतलब कि दोनों से, यानी कि 3 से भी एंड 5 से भी, 3 एंड 5 बोथ से। अब 3 एंड 5 बोथ से यानी कि 15 से, एलसीएम से। अच्छा 3 और 5, तो अब ये मत समझ लेना कि या तो 3 या 5 ना, 3 या 5 में से किसी से भी हो चलेगा। अब जैसे 9 है तो 3 से डिविजिबल है तो हाँ ये चलेगा। 27 3 से डिविजिबल है तो चलेगा। इवन अगर तुम जैसे 35 है तो 5 से डिविजिबल है तो चलेगा। 15 है तो मतलब 3 और 5 में से किसी से भी डिविजिबल हो चलेगा। तो ये तो दोनों से है ना, तो ये भी चलेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। 3 एंड 5 तो ऑब्वियसली दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये भी वही 3 एज वेल एज 5, मतलब दोनों से। 3 बट 5, तो तुम पढ़ो इंटीजर्स डिविजिबल बाई 3 बट 5। ऐसा तो ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं मिलता यूजुअली, पर मान लो मिल गया तो इसके लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है। इसमें क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नहीं राजू, ओके राजू वुड डू एनीथिंग फॉर द कंट्री but follow traffic rules। ओके, इसका मतलब राजू देश के लिए कुछ भी कर देगा, ठीक है, बट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी कि बट ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा। राजू देश के लिए कुछ भी कर देगा, राजू वुड डू एनीथिंग फॉर द कंट्री, बट ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं होते इससे, बट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ओके, तो ये इसका ये मतलब होता है। अरे यार ये क्या खुल रहा है। उसी तरह डिविजिबल बाई 3 बट 5, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा पर 5 से नहीं होगा। ओके, तो जैसे 3 से ही डिविजिबल होना चाहिए, 5 से नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो ये केस भी पढ़ लिया, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अब कहाँ से कहाँ तक, -200 से 500 तक कितने इंटीजर्स हैं जो डिविजिबल। तो भाई एक काम करो, ठीक है, -200 से 500 में जितने 3 के मल्टीपल हैं सारे लिख दो, और जितने 5 के मल्टीपल हैं सारे लिख दो। मान लो 3 के मल्टीपल्स मान लो 50 हैं, क्योंकि 50 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से मल्टीपल है, डिविजिबल है, और 70 ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है। पर इसमें क्या हुआ ना, हमने ओवर काउंटिंग कर ली। कैसे, जैसे 3 से डिविजिबल 15 है, 5 से डिविजिबल भी 15 है, ये चलो 30 है, पर 30 15 से भी तो डिविजिबल है ना। तो यानी कि ऐसे नंबर्स जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, उन्हें हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार 3 के मल्टीपल में, एक बार 5 के मल्टीपल में। तो 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार हटा दो। अब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 15 से जितने भी डिविजिबल थे उन्हें हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार हटा दो। तो मान लो 15 से जो नंबर्स डिविजिबल थे उनकी संख्या थी 10, तो 50 + 70 - 10, इतने नंबर्स हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल है। ओके, यानी कि 3 या 5 में से किसी से भी है, हमने लिख दिया।
अब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, -200 के जस्ट पहले -199 आता है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, 198 है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? -195 एंड सो ऑन। अब 500 के पहले क्या है? 497, 498। तो ये सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल कौन कौन से? तो -200 है ही 5 से डिविजिबल, -195 भी है और 500 भी है ही ऑब्वियसली। देखो यहीं पे दिख गया ना, ये 2 बार काउंट कर लिया। और जो नंबर 3 एंड 5 बोथ से डिविजिबल है वही 2 बार काउंट हुए। और 3 एंड 5 बोथ से डिविजिबल यानी कि 15 से डिविजिबल। तो 15 से डिविजिबल नंबर सारे 2 बार काउंट हो गए। तो एक एक बार हटा दो ना, टोटल में से जितने 15 से डिविजिबल हुए हैं वो हटा दो। आई गेस ये तो बहुत ही आसान था। आंसर इसका मैं लिख दूँ क्या? चलो आंसर बता दूंगा, तो पहले ये समझा देता हूँ। आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बट नॉट डिविजिबल बाई 15। तो भाई फिर से वही बात है कि 3 से कौन कौन से हैं? तो -198 -195 करते करते 498 तक। ओके, 5 से डिविजिबल कौन कौन से हैं? -200 है, -195 है एंड सो ऑन, 500 तक है। अब इसमें क्या है कि 15 से डिविजिबल होने ही नहीं चाहिए, यानी कि जैसे 195 नेगेटिव वाला, तो ये 3 एंड 5 बोथ से डिविजिबल है, यानी कि 15 से डिविजिबल है। अब इसे एक बार नहीं हटाएंगे, एक बार हटाएंगे तो एक बार तो रहेंगे, इसलिए 2 बार हटाना होगा उन नंबर्स को। तो अब फिर से लिखता हूँ, जैसे कि मान लो 5 से, तो 3 से डिविजिबल कितने नंबर से? मान लो 50। 5 से डिविजिबल कितने नंबर से? मान लो 70। और 15 से डिविजिबल कितने हैं? 10। तो आंसर क्या आना चाहिए? 50 + 70 -2 × 10। ओके, ये आंसर आना चाहिए भाई। आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपना गिन के करते रहना, ठीक है? टाइम नहीं बीतना भाई। अच्छा, ये पता चली गया रैशनल नंबर्स, और 22/7 से कम होता है पाई, पता है? और पाई की वैल्यू ऑब्वियसली नहीं याद रखनी, सिर्फ 3.141 तक याद रखना है, या 3.14 भी चलेगा। और रियल नंबर्स तो पता नहीं, और रैशनल सब ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके, शायद ऐसा आएगा। एक मिनट रुको। डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को 0 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करो, नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ये आए कि एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का जो सम है वो ऑलवेज एक इरैशनल नंबर रहेगा। मतलब ये दोनों सेम नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, पर है इरैशनल ही, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है कि हमें इसे प्रूव करना चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, पर इसे प्रूव करने की बात आती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करके दिमाग खुलेगा। अरे यार, ये प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो दिख रहा है, ठीक है? मतलब 5 + √6/1 अगर p/q है। बकवास मत करो भाई, कुछ भी प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है? बस जो ज़रूरी है वो, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर विल बी इरैशनल ऑब्वियसली। जैसे रैशनल है मान लो 2/3, और एक इरैशनल ले लें मान लो, बस ये भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ए रैशनल है, बी रैशनल है, ए भी रैशनल होगा,
ए बराबर 0, हाँ ए इंटू बी रैशनल है, ठीक है। ए मान लो रैशनल है और बी मान लो इर्रैशनल, तो ए को 0 होना पड़ेगा तभी ये रैशनल हो पाएगा प्रोडक्ट। कर ही चुके हैं वो चीज़ तो ऊपर में। उसके बाद सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ टू इर्रैशनल नंबर्स नीड नॉट बी इर्रैशनल। जैसे कि √3 एक इर्रैशनल नंबर है, ऐड किया मैंने पाई माइनस √3, तो ये आ गया पाई जो कि इरेशनल है, चलो ठीक है। लेकिन वही √3 में अगर मैंने ऐड किया 7 माइनस √3 तो कितना आ गया 7, जो कि एक रैशनल नंबर है। कुछ कैन ओके, तो क्या कि इरेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल कांट से एनीथिंग। भाई ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, तो समझ आती है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ना होता है, तो अभी रहने दो। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो ज़रा ये देख लेते हैं ऐड पेज करके। मैं ऐड करता हूँ, तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो भाई 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो इवन होना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, एक नंबर लो 233, इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 + 30 + 3, यानी कि बेसिकली 2 × 100 + 3 × 10 + 3। ओके, ये नंबर डिजिट्स कुछ भी हो, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये और ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, इंटीजर आएगा जो 100 + 10 रहेगा। अब 3/2 आया, ठीक है, तो इसको 2 + 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, 110 + 1 + हाफ, 111 + हाफ। नॉन इंटीजर इंटीजर, तो सम क्या होगा नॉन इंटीजर, यानी कि अगर यहाँ पे इवन नहीं है डिजिट तो काम नहीं बनेगा। तो वो हो गया 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से कोई नंबर डिविजिबल है नहीं। मान लो कोई नंबर है XYZ, ठीक है, तो अगर x + y + z 3n के फॉर्म में, यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अगेन वही XYZ अगर नंबर है तो इसको x × 100 + y × 10 + z लिख सकते ना। अगर मैं इसी चीज़ को 3 के डिविजिबल के फॉर्म में लिखूं तो x × 99 करना पड़ेगा, यानी कि 99x + x, ठीक है, इसी चीज़ को लिख दिया। फिर y × 10 को भी 3 से डिविजिबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y × 9 + y आ गया, तो 9y + y कितना हुआ 10y। अच्छा, z को तो ऐसे ही रहने देंगे, कुछ क्या कर सकते हो बताओ तुम्हें। अब अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 33x प्लस, पहले ये देख लो 3y + x + y + z/3, यही आ रहा है ना। तो ये तो हो गया इंटीजर, ये भी हो गया इंटीजर, तो ये टोटल सम इंटीजर तब होगा जब ये इंटीजर हो। तो इसके लिए x + y + z मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। ओके, इसी तरह 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे XYZ कोई नंबर है, जैसे कुछ भी हो सकता है 132, ओके, तो फिर इसको तुम 100x + 10y + z लिखोगे, बट अब इसको 9 के डिविजिबल के फॉर्म में लिखो तो
अगेन ये चीज़ हो गई। अच्छा एक और चीज़ पता है, मैंने पिछली बार जो 3 का प्रूव किया था, जैसे इसको मैंने लिखा था 100x प्लस 10y प्लस z, तो 3 के डिविजिबल के फॉर्म में तुम ऐसे भी कर सकते थे कि 33x, नहीं क्यों ही करते भाई, इतना डिफरेंस लेने की यूज़र। तो अब अगर इस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो अगेन ये कट ही जाएगा, ये कट ही जाएगा, बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9 सम इंटीजर मान लो i, तो अगेन ये सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो तभी हो पाएगा, पूरा x y z 9 से डिविजिबल। ओके तो 9 का भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। अभी 5 से डिविजिबल देख लेते हैं और 6 से देखते हैं। तो 5 से तो सिंपल है, 5 का टेबल लिखो तो लास्ट डिजिट में या तो 0 है या 5 है ना। 6 वाला देख लेते हैं। अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो अगर कोई नंबर n 6n फॉर्म यानी कि 6 से डिविजिबल है तो ये 2 इंटू 3 ऐसा भी होगा ना। अब एक बात बताओ, अगर इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ गया 3n। इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ है ना। तो अगर 2n यानी कि ये भी इंटीजर आ गया, ये भी इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब ये जो n है अगर 6 से डिविजिबल है तो इसको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। 6 का भी सिंपल। अब 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैंने कहा भाई ऐसे लिखो और 4 से डिवाइड कर दो, तो स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस ये प्लस ये 10d प्लस ई अपॉन 4। तो भाई मुझे पता है कि 10 की पावर 4 अपॉन 4 डिविजिबल है, तो ये एक इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर आएगा, बट 10 अपॉन 4 इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ इंटीजर होगी नहीं पता। तो वही हम कहते हैं कि लास्ट 2 डिजिट से यानी कि यूनिट और टेंस डिजिट से बना नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एज यू कैन सी 4 का भी हो गया। 8 का देख लें तो 8 में वही हो जाएगा कि भाई लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल है। अच्छा 4 से डिविजिबल होने का ये मतलब कि 0 भी हो सकता है। ओके और 3 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल होने का मतलब कि लास्ट 2 डिजिट या तो 00 भी हो सकता है, और 8 से डिविजिबल यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स 000 होने चाहिए या ज़्यादा, और उनसे बना नंबर अगर 0 नहीं है तो उसे बना नंबर मान लो 127 है या 320 है, कुछ भी, तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ऑल्सो 7 एंड 11 का काम कहीं आता है नहीं भाई, मेरे को तो लिटरली कोई काम नहीं आया। बाकी तुम इस तरह से खुद ही निकाल सकते हो, तो ट्राई करना, और अगर नहीं होगा तो देखते मान